नमस्कार। आज हम पैसों से जुड़े मनोविज्ञान की परतें खोल रहे हैं, मॉर्गन हाउसेल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। जी हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प है। हमारे पास इसके एक बेहतरीन सार है और हमारा मकसद है ये समझना कि क्यों हमारे वित्तीय फैसले सिर्फ गणित या होशियारी का नतीजा नहीं होते। बिल्कुल, काफी हद तक ये हमारी सोच, हमारे डर, हमारे तजुर्बों का खेल है। और पहला ही विचार मतलब सोचने पर मजबूर करता है, पैसे के मामले में कोई पागल नहीं होता। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ये। पर किताब का तर्क है कि हम सब अपने अपने अनुभवों के लेंस से ही दुनिया को देखते हैं और उसी के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं। सही बात है। जैसे जिसने 2008 जैसा बड़ा क्रैश देखा हो वो शायद शेयरों से डरेगा। हाँ, बिल्कुल डरेगा। और जिसने सिर्फ तेजी देखी हो वो शायद ज्यादा जोखिम लेगा। अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, उनके अनुभव के हिसाब से। बिल्कुल। और ये नजरिया ना हमें दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों पर फौरन उंगली उठाने से रोकता है। हाँ, हर किसी का अपना इतिहास है, अपना संदर्भ होता है। और इसी से जुड़ा एक और अहम नुक्ता है भाग्य और जोखिम की भूमिका। अच्छा। हाँ, हाउसेल इस पर जोर देते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या अक्ल का नतीजा नहीं होती, इसमें किस्मत का भी मतलब एक बड़ा हाथ होता है। हाँ, ये मानना मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और ठीक वैसे ही असफलता भी हमेशा बुरी योजनाओं का परिणाम नहीं होती, कभी कभी सिर्फ वो बुरा वक्त होता है। हाँ, और ये मानना कि कितना कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये विनम्रता सिखाता है ना। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि किसी सफल निवेशक को सिर्फ उसकी होशियारी का श्रेय देना शायद पूरी तस्वीर ना हो। अच्छा, यहाँ से एक और दिलचस्प मोड़ आता है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। हाँ, ये दो बिल्कुल अलग हुनर हैं, जैसा किताब कहती है। कैसे? मतलब क्या फर्क है? देखिए, अमीर बनने के लिए शायद आपको आशावादी होना होगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा डरपोक, थोड़ा शक्की होना पड़ेगा। अच्छा। आपको ये याद रखना होगा कि जो पैसा आया है वो जा भी सकता है। अच्छा, तो ये बचाव वाला रवैया है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर जुड़ता है वो विचार कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। मतलब हम महंगी कारें, बड़े घर देखते हैं और सोचते हैं कि भाई ये ही अमीरी की निशानी है। जबकि किताब का तर्क है कि ये तो खर्च किया हुआ पैसा है, दौलत का प्रदर्शन है, असल दौलत नहीं। तो फिर असली दौलत क्या है? असली दौलत तो वो है जो खर्च नहीं की गई, वो बचत जो बैंक खाते में पड़ी है, वो निवेश जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो वित्तीय आजादी जो आपको विकल्प देती है। वो चीजें अक्सर दिखती नहीं। और इसी से जुड़ा है वो मैन इन द कार पैराडॉक्स, है ना? जरा इसे खोलिए, ये क्या है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। बात यह है कि जब हम कोई महंगी चीज, मान लीजिए एक लग्जरी कार खरीदते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें देखकर इज्जत करेंगे, हमारे रुतबे से प्रभावित होंगे। हाँ, ये तो आम सोच है। पर हाउसेल कहते हैं कि हकीकत में लोग उस कार को देखते हैं, ड्राइवर को नहीं। अच्छा। वो कार को देखकर सोचते हैं, वाह क्या कार है, काश मेरे पास होती। वो आपकी नहीं, कार की प्रशंसा कर रहे होते हैं और खुद को उस सीट पर कल्पना करते हैं। अरे वाह! तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, पर मिल रही है आपकी कार को। यही है विरोधाभास। वाह, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। इसका मतलब दिखावे पर खर्च करना शायद उतना प्रभावी नहीं जितना हम सोचते हैं। तो फिर दौलत बनाने का असली टिकाऊ तरीका क्या है? दो मुख्य बातें सामने आती हैं। एक है कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय शक्ति। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। जी। और दूसरा है धैर्य। वॉरेन बफेट का उदाहरण इसीलिए इतना सटीक है क्योंकि वो कोई जटिल रणनीतियां नहीं अपनाते, सही। बल्कि उन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत की और फिर दशकों तक बाजार के हर उतार चढ़ाव में टिके रहे। उनकी ज्यादातर संपत्ति 50 या 60 साल की उम्र के बाद बनी। कमाल है। ये दिखाता है कि लगातार चलते रहना वो असाधारण दिमाग होने से ज्यादा जरूरी हो सकता है कई बार। और सिर्फ टिके रहना ही नहीं बल्कि बचत करने की आदत भी। किताब एक और अहम बात कहती है, बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? हाँ, पहली बार में लगता है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि लक्ष्य बनाकर बचत करो, घर के लिए, गाड़ी के लिए, रिटायरमेंट के लिए। वही तो। हाँ, पर हाउसेल्स का तर्क है कि दुनिया अप्रत्याशित है, सरप्राइज।
जिंदगी का हिस्सा है, अच्छी और बुरी दोनों तरह की। ये तो है। नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है, या कोई बड़ा मौका दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो बिना किसी खास लक्ष्य के की गई बचत आपको इन अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार करती है। अच्छा, मतलब एक सुरक्षा कवच जैसा। हाँ, एक तरह से ये आपको लचीलापन देती है, विकल्पों का दरवाजा खोलती है और गलतियों की गुंजाइश भी देती है, जिसे किताब में रूम फॉर एरर कहा गया है। गलतियों की गुंजाइश। हाँ, मतलब अगर कोई निवेश गड़बड़ हो भी जाए तो आपकी पूरी वित्तीय नाव डूबती नहीं, आपके पास संभालने के लिए कुछ होता है। ये लचीलापन और गलतियों की गुंजाइश, ये बहुत जरूरी लगता है आज की दुनिया में। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पैसे का असली मकसद क्या होना चाहिए हमारे लिए? देखिए, किताब का सबसे शक्तिशाली तर्क शायद यही है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा महंगी चीजें खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? वो है अपने समय पर नियंत्रण पाना, आजादी। आजादी। हाँ, ये तय करने की क्षमता कि आप कब, कहाँ, किसके साथ और क्या करना चाहते हैं। यही सच्ची दौलत है, जब आपको सुबह उठकर वो काम ना करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते। बिल्कुल। जब आप अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें, जब आप अपने जुनून को फॉलो कर सकें बिना पैसों की चिंता किए, हौसल के अनुसार। यही पैसे का सर्वोच्च रूप है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। बिल्कुल। हमारा व्यवहार, हमारा धैर्य, अनुशासन और भविष्य के अप्रत्याशित मोड़ों के लिए तैयारी, हाँ, ये सब हमारी वित्तीय सफलता में शायद एक्सेल शीट और जटिल गणनाओं से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर पैसे का असली मकसद अपने वक्त पर काबू पाना और आजादी हासिल करना है, तो क्या हम अपनी बचत और निवेश की योजना बनाते वक्त इस लक्ष्य को वाकई प्राथमिकता देते हैं, या फिर हम सिर्फ रिटर्न के प्रतिशत और बड़ी रकमों के पीछे ही भागते रहते हैं?